अपना एक्साइटमेंट, खुशी, ये सारा ठेका हमारी जोश और जुनून तो यहाँ बैठा पड़ा है। भैया तुम्हारी बिरादरी वाले बंद रख यार थोड़ा। भैया मेरी बिरादरी वाले थोड़ी सी लाज रख हैं, तो कोई मतलब नहीं। आने वाले टाइम में यहाँ चीफ गेस्ट भी यही बन के चलने वाली है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि भाई आने वाले 1000 सालों के अंदर भाई इस दुनिया से मनुष्य नाम की जो प्रजाति है उसमें से जो लड़के नाम की प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगी। थोड़ा सा आज जोश और जुनून दिखा लोगे तो कम से कम 25-50 साल ज्यादा जी लेंगे अपन। तो साथ देने को तैयार हो? क्या आप लोग भी साथ देंगे? एक दिन क्या हुआ, एक स्कूल के बाहर एक लड़का पहुंच करके पूछता है, उसी स्कूल के सामने कोई बंदा खड़ा हुआ था, यार इस स्कूल में पढ़कर निकलने वाला बंदा आने वाले समय में जिंदगी में भविष्य में कहाँ पहुंचता है? तो वो बंदा बोलता बर्बादी की ओर। बोले यार ऐसा क्यों, ये तो इतना बड़ा स्कूल है, हमने तो उसका बड़ा नाम सुना है। बोले वही स्कूल है जहाँ पे मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड मिली। देखो जिसका ध्यान होगा उसको समझ में आएगी मेरी बात। आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी पता क्यों किसी ने बर्बाद कर दी? ये ऐसे गानों में बर्बाद कर दी। मतलब पूरे टाइम जिंदगी में इनकी जिंदगी में यही चलता रहता है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, अमीर की लड़की ने गरीब का दिल तोड़ दिया। एक तो साले भिखमंगे, एक तो जेब में पैसा नहीं है और आस्की पूरी करनी है। हमारा ना इंजीनियरिंग लाइफ में कॉलेज में एक कहावत चला करती है, हेलो सुनने मेरे भाई मजा बड़ा आएगा तेरे को, और ध्यान दिया तो समझ भी आएगा और नहीं दिया तो समझ कुछ नहीं आएगा। फिर बाहर जाके बोलोगे यार पैसा भी गया, समय भी गया है? क्या मतलब रहा? थोड़ा सुनो, मजा बहुत आने वाला है। एक बार क्या हुआ हमारे स्कूल में ना, जब मैं बचपन में छोटा था, बचपन में ही छोटा होता है आदमी बात करता तो उस टाइम हमारे स्कूल में एक नई मैडम है। अब वो मैडम आई बड़ी तेज तर्राट, वो किस्मत से उनकी नई शादी हुई और पता नहीं क्यों बचपन से ही ना लड़कों को शादी करने का वो ज्यादा ही शौक था। तो अब वो बंदा मतलब शादी करने का वो ज्यादा ही शौक था, उनके बीच में मैं भी था। तो मैडम ने एक दिन होमवर्क दिया और दूसरे सब बच्चों को बुलाया और पूछा हाँ होमवर्क किए हो? सब लोगों ने हाथ उठाया, यस किए। मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने किया नहीं था। तो मैडम ने बोला अभी होमवर्क नहीं किया? मैं क्या मैडम नहीं कर पाया। बोले क्यों नहीं कर पाया? मैंने कहा मैडम लाइट नहीं थी मेरे। बोले लाइट नहीं थी तो दिया जला लेता, मोमबत्ती जला लेता, चिमनी जला लेता। मैंने कहा मैडम माचिस थी। बोले माचिस कहाँ थी? मैंने कहा मैडम मंदिर में थी। बोले मंदिर से ले आता। मैंने कहा मैडम ले तो आता लेकिन मैं नहाया नहीं था। बोले नहाया क्यों नहीं था? मैंने कहा पानी नहीं था। बोले पानी क्यों नहीं था? मैंने कहा मोटर बंद थी। बोले मोटर क्यों बंद थी? मैंने कहा बताया तो लाइट नहीं थी ना। देख हार्ले, ये नाचने गाने वाला हिसाब किताब ये विजय सरकार अपने से ना हो पाता भाई, ठीक है। अपन बचपन से पढ़ाई लिखाई में, मारपीट में, ये सब चीजों में बढ़िया थे। डांस वांस अपने से होता नहीं, अपना तो शादी डांस चलता है, ठीक है। शादी डांस समझता है ना, मतलब कैसे कि नाचो मुझसे मिल रहे हैं, क्या बात यार, तालियां हो जाए फिर कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? यार फिर सबने हाथ उठा लिया। मैं सबसे थोड़े पूछ रहा हूँ, वो हाथ उठाओ जो कामयाब होना चाहता है। सारे होना चाहते हैं।
वाकई में? लेकिन आजकल की तो कामयाबी लोगों की वो पार्क में निकलती है, बहाने बनाते हुए निकलती है। सही बोल रहा हूं? तो देखो, अगर आप कामयाबी चाहते हो ना जिंदगी में, वो कामयाबी बड़ी गजब की चीज है। मुझे पता है, वो पीछे मेरी एक बहन बैठी हुई है, वो भी कामयाबी चाहती है। उसने हाथ नहीं उठाया, तो उसने थोड़ा लेट हाथ उठाया। वो क्या व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रही है, बस यहाँ से ये लोग छोड़े और मैं आऊं। आ रही हूँ यार, एक तो कोंटे में बिठा दिया, चारों तरफ से सीट लगा दी है लोगों ने, ठीक है। बंदे का मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है, कहाँ हो, क्यों नहीं आई हो अभी तक, और बस थोड़ा सा सब्र और करो। क्या हमारे टाइम में ना कॉलेज एक ऐसा जंगल होता था जहाँ पे हमारे जैसे शेरों का शिकार एक इंडिया कर लेते। आजकल जमाना एडवांस हो गया, 5G टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल ये सब काम स्कूल कॉलेज से चालू हो जाता है, 5वीं 6वीं से चालू हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि दोस्तों, झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे, और आशिकों की महफिल में आजकल हमारे आशिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। हमारे इन आशिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। अरे खूबसूरती कुछ नहीं बड़ी, मसला सिर्फ इतना सा है कि आजकल के मोबाइल में सेल्फी वाले कैमरे बड़े अच्छे हैं। क्या कर ले? एक दिन मेरी उम्र के मेरे एक दोस्त के घर में उसके अंकल जी आए, बोलते बेटा आजकल क्या चल रहा है? बोले कल पटवारी की भर्ती निकली है तो फार्म भर रहा हूँ। बोले बेटा ये उम्र हो गई तेरी, जल्दी ये फार्म भरने का सिलसिला खत्म कर, जिंदगी भर फार्म ही भरते रह जाएगा, मांग तो किसी की भर ना पाए। देखिए जो प्यार हुआ अल्लाह मियाँ होता है ना, तो फिर उसके बाद जिंदगी ऐसे ही निकलती है ना। फिर अल्लाह करते जिंदगी निकल जाती है, अल्लाह करते करते जिंदगी निकल जाती है। तो दोस्तों, लाइक टू इंट्रोड्यूस, आपके इस भाई का नाम अभिनीत है, बाय क्वालिफिकेशन में इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 13 साल पहले मैंने वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री, इंडिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन एमवाई डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। एट द टाइम जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ रहा था, मैं उस समय स्टूडेंट था, पढ़ाई चल रही थी मेरी, फर्स्ट ईयर मेरा शुरू हुआ था। बेसिकली मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से हमारे पूर्व सीएम थे कमलनाथ जी। कुछ क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से निकला था अपनी लाइफ में। अगर मैं अपनी बैक लाइफ की बात करूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। एक मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है? एक मध्यम वर्गीय परिवार। और मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत ज्यादा पूरा फैमिली तो नहीं थी मेरी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लास्ट ईयर रिटायर हुए हो। तो चूंकि पिताजी की सरकारी नौकरी थी, तो घर के हालात इतने अच्छे थे कि हर होली, दिवाली, दशहरा, जन्मदिन, कोई त्योहार हो या घर में किसी की शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, तो मुझे कपड़े अक्सर दिलवाए जाते। बस फर्क इतना सा होता था कि वो पढ़ते आंखें होते, है ना। मतलब बोलते ना कि वो बेटा तू बड़ा हो जाएगा, कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो बढ़ते आंखें कपड़े दिलवाए जाते थे। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो रिक्शे से जाते थे, थोड़े से बड़े हुए तो साइकिल ले ली घर वालों ने, लेकिन वो साइकिल ली थी लेडीज साइकिल। बोले बेटा कॉम्बो पैक है, ये तेरे भी काम आएगी, तेरी छोटी बहन के भी काम आएगी। ऐसा हिसाब किताब चलता था। पैसे करते करते जिंदगी चल रही थी। मतलब मुझे याद नहीं है कोई ऐसा दिन जब मुझे स्कूल के अंदर, मतलब छोटे में शायद हुआ हो, मुझे याद नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारी जॉइंट फैमिली काफ़ी बड़ी थी और घर में कमाने वाली गिनती के 2 या 3 ही लोग थे, तो उस समय शायद हुआ हो। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 साल 12 साल की उम्र के बाद, मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जब कभी स्कूल में या कॉलेज के अंदर स्कूल की फीस ना दे पाने की वजह से, कॉलेज की फीस ना दे पाने की वजह से मुझे बाहर खड़ा किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं घर वालों ने कमाने बोला नहीं था। और जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट की तो मेरा उस समय एक पैशन हुआ, मेरा एक पैशन मतलब एक लाइफ का एक गोल बना कि मुझे ना बड़े होकर के पब्लिक सेक्टर के अंदर जाना है, मुझे ग्रेड 1 ऑफिसर बनना है, IAS बनना है। मुझे उस समय बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था IAS का, लेकिन हाँ ये जरूर था कि मेरा टारगेट सेट हो गया था कि मुझे पब्लिक सेक्टर के अंदर ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे और चूंकि वो खुद कलेक्ट्रेट में थे, तो मैं वहाँ पर कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर होता है, SDM होता है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जितने भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मिलता था। जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था मैट्रिक का, तो मैंने अपने भाई स्कूल की रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट लेकर के मैं गया था, तो मैंने मिठाई भी सबसे पहले अपने शहर के असिस्टेंट कमिश्नर को खिलाई थी। तो ये आलम था कि भाई जब आप जिस तरह के माहौल में रहते हो, आर्टिकल आप ऐसे बन जाते हो।
सही बात है। कहते हैं ना काजल की कोठरी में रहकर व्यक्ति काला हो जाता है। तो मेरे आसपास का चूंकि माहौल ऐसा था, तो मेरा भी वैसे माहौल के ऐसे लाइफ का गोल सेट हो गया कि मुझे ग्रेड 1 ऑफिसर बनना है, मुझे कलेक्टरेट वगैरह में जाना है, या मुझे कलेक्टर बनना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है। और ऐसे करते करते मेरी जिंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ी। मैंने +1 किया, +2 किया। जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि बेटा अपने यहाँ पे मार्केट के अंदर ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग ना आज की डेट में भाई स्कूल में, कॉलेज में, भाई दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज चलती है जहाँ से हमारा एफिलिएटेड होता है कॉलेज, हम वहाँ पे पढ़ाई करें ना करें, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक की यूनिवर्सिटी बराबर पढ़ाई करते हैं। और बिना वेरीफाई के हमें लगता है कि वहाँ पे जितनी चीजें लिखी है वो एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणित है। बिना कुछ देखे जाने समझे उस चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं, मान लेते हैं। सही बात है। पर वो जमाना थोड़ा सा और था, क्योंकि उस जमाने में स्मार्टफोन नाम की चीज ही नहीं। 5G छोड़िए, 4G छोड़िए, उस समय 2G का नेटवर्क भी ढंग से नहीं मिलता था घर के अंदर कई बार। तो ऐसा कुछ अलग था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि डाइवर्सन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कंपटीशन उस समय भी बराबर था। तो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि बेटा देख, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाइफ में एक ऑप्शन लेकर के चल। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन को लेकर के बोला, चूंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक ठाक था, पढ़ाई के लिए मेरा खर्चा उठा सकते थे। तो उस समय मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी की और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस मेरा क्वालिफाई हुआ, अच्छे नंबर आए। और उसके बिहाफ में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, मध्य प्रदेश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक टीआईटी मुझे अलॉट हुआ भोपाल में, और मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। इतना पैसा था मेरे घर में कि उस समय पे भी कॉलेज की फीस देने के लिए, भोपाल जैसे शहर में रहने खाने के लिए भी हमें किसी बैंक के सहारे नहीं बैठना पड़ा, ना किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा। लगभग 60-70 हज़ार के आसपास जमाने में फीस होती थी कॉलेज की, और उसके अलावा रहने खाने का मिलाकर 4-5 हज़ार महीने का लगा करता था। तो फादर अपनी कमाई का लगभग 80% हिस्सा मुझे देते थे कि चल ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, बाहर कुछ कर जाएगा। उनको भी मेरे से बड़ी उम्मीद थी, और पढ़ने में बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं था, लेकिन इतना ठीक ठाक था। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, उसमें 98 नंबर लेकर के आया। जब 12th मैंने कंप्लीट किया था तो मैथमेटिक्स में 90 नंबर आए थे। उस समय भी दैनिक भास्कर में हमारे कोचिंग के टीचर्स ने अपना नाम छपवाया हुआ था, अपनी कोचिंग को हाईलाइट करने के लिए हमारा नाम छपवाया हुआ था। इतना ठीक ठाक थे हम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी बढ़िया नंबर थे। तो जब ऐसी जिंदगी चल रही थी, इंजीनियरिंग करने लग पड़े, भोपाल शहर के अंदर गए, तो उस समय मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जो हमसे भी ज्यादा पढ़ने में टैलेंटेड थे, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आते थे, बिहार से भी लोग थे, यूपी से भी लोग थे, पूरा मध्य प्रदेश इकट्ठा होता था। तो भांति भांति प्रकार के लोग मिल रहे थे, और दिखाई दे रहा था कि यार मैं इनके साथ कैसे कॉम्पीट करूंगा, क्योंकि वो पढ़ने में मेरे से ज्यादा तेज तर्रार थे, उनकी पर्सनैलिटी मेरे से अच्छी थी। भाई हम छोटे शहर के रहने वाले थे, वो बिग सिटीज के थे, उन्होंने हमसे ज़्यादा देखा हुआ था दुनिया, हमसे ज़्यादा कोचिंग की हुई थी। तो मुझे लग रहा था यार इनके बीच में कंपटीशन कैसे करूंगा। महीने 2 महीने लगे मुझे एडजस्ट करने में, महीने 2 महीने में एडजस्ट तो कर गया। फिर उसके बाद जब लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, जंगल में शिकार चलते रहते हैं, वो शिकार भी हुए, दोस्ती यारी में भी जीना चालू कर दिया, सब चीजें चल रही थी एक तरफ से। लेकिन फिर दिमाग में एक चीज और आई कि भाई आए तो करियर बनाने, थोड़ा करियर की तरफ भी ध्यान दें। तो करियर की पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही, थोड़ी सी ब्लर हो गई, पता है ब्लर हो जाती है, थोड़ी सी करियर की पिक्चर तो ऐसे ब्लर हो गई। अब वहां पे हमने सोचे यार कि कॉलेज तो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद 20-25 हज़ार रुपए की गारंटी है। तो जवाब मिला यार 20-25 हज़ार की तो गारंटी नहीं। तो हमने सोचा यार कोई ना कोई ऑप्शन लिया जाए। और उस समय एक चीज मेरे साथ बहुत होती थी, मुझे घर से पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती। लोगों के साथ दिक्कत क्या पता है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, उम्र के साथ दिमाग भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो परिवार से पैसे मांगने की जो आदत है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है। मतलब बाप की कमाई पे जीते हैं और अपने आप को फौलाद कहते हैं। बाप की कमाई पे जीते हैं, अपने आप को फौलाद कहते हैं, घर बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ते हैं, दिन भर बैठ के मोबाइल चलाते हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को औलाद कहते हैं। मैं उन औलादों में से नहीं बनना चाहता था, मेरा गोल वो नहीं था। मैं तो सोचकर ही गया था कि यार मेरा फाइनल कंप्लीट हो, फटाफट मैं नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई करूं, जॉब अब लगे मेरी, और मेरे पिताजी के रिटायर होने के पहले मैं उनको रिटायर करूं। मुझे पता था मेरे फादर का 2020 में रिटायरमेंट, और मैं ये 2009-10 की बात आपको बता रहा हूं। तो मैंने सोच के रखा था कि उसके पहले पहले मैं जिम्मेदारी ले लूं और मैं रिटायर करूं। तो मुझे इतना तो पता था कि मुझे कम से कम मेरे फादर से ज्यादा कमाना पड़ेगा तब मैं उनको रिटायर कर पाऊंगा। और मुझे वो चीज क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं किसी ना किसी रास्ते की तलाश में तो था। और कहते हैं दिल से की गई दुआ कबूल होती है, लेकिन मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। दिल की दुआ थी, कबूल हुई, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरे सपने को पूरा करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए
परिवार को एक प्राउड महसूस करवाने के लिए मेरी लाइफ में लेकर आया द डायरेक्ट सेलिंग टू माय ग्रेट अप्लाई मिस्टर प्रमोद सिंह। उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया। जब पहली बार मैं सिस्टम के बारे में जान रहा था, आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई डोंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, I don't know about MIL, I don't know about products, I don't know about education. मुझे इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। हाँ, मेरे अंदर एक एंटीडोट जरूर डाल के लोगों ने छोड़ा हुआ था। मेरे जो साथ में रहते थे, मेरे भाई साहब रहते थे, फाइनल ईयर में थे, और कुछ दोस्त थे। यार भोपाल में ना ढेर सारी स्कीमें चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, देखना तेरे को भी ऐसे लोग ना मिले। और वो बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं और वो लूट लेते हैं, मोटिवेट करके कई बार खाता खाली करवा लेते हैं। ऐसी बातें मेरे को भी बोली गई। अब मुझे उस समय पता नहीं क्यों उतना खास समझ में आया नहीं कि यार ऐसे ही कुछ है। मैं सीधी भाषा में बोलूं तो जब मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन हो रहा था तो मेरे सब सर के ऊपर से गए। मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। मतलब मैं एक ऐसी मेंटालिटी में था कि लाखों रुपए इंजीनियरिंग में लगाऊंगा तब कहीं जाकर 15, 20, 25 हजार की नौकरी मिलेगी। भाई IAS की तैयारी करूंगा, UPSC की तैयारी करूंगा, जाऊंगा 2-3 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करूंगा। हो सकता है शायद अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो विकास में भी कीर्ति या फिर अवध ओझा के पास कोचिंग की होती मैंने, तो उनके ऐसे किसी टीचर से पढ़ेंगे हम और वहां जाकर के पढ़ाई करने के बाद अपन ग्रेड 1 ऑफिसर बनेंगे, तब कहीं जाके अपन नहीं कुछ कर पाएंगे, तो वहां से करियर सेट होगा। और अचानक कोई मेरे को समझाने लग पड़ा, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बोला यार बात तो सही है, तो चाहिए, इसके बगैर व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। फिर जो प्लान में आगे बढ़े और उन्होंने बताया कि 10-15 हजार लगा के 2 बंदे बना करके, उसके थ्रू 2 बना करके बंदे जोड़ के करोड़पति बन जाओगे, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन में हंसने लगा। लेकिन नहीं बोला। हम ही मिले तुमको, ठीक है भाई, थोड़ा बैकवर्ड एरिया से है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे किसी गांव खेड़े से बिलोंग करता, भाई शहर के रहने वाले, पढ़ने में भी ठीक ठाक रहे, परिवार भी ठीक ठाक रहा है, और हम ही मिले तुमको तो हम ही को समझा रहे हो। पर पता नहीं क्यों मन में एक चीज और चल रही थी, सला हो ना हो ये कहीं वही रास्ता तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं ये वैसा काम तो नहीं है जिस काम से मैं अपनी पॉकेट मनी चला सकूं, मेरे को घर से पैसे ना मांगने पड़े। तो ये चीज भी दिमाग में चल रही है। वो कंफ्यूजन का एक दौर होता है जब इंसान कॉलेज में पढ़ता है, नहीं आजकल स्कूल से चालू जाता है, इससे बात करूं कि इससे बात, इनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इतने सारे प्रपोजल आए, किसको हाँ बोलूं किसको हाँ बोलूं, फिर किसको हाँ बोल दिया तो हाँ बोलने का दिमाग में, यार थोड़ी सी जल्दी कर दी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निशान करे, जब हाँ बोलती है यार अभी नहीं, उसको तो ना नहीं बोल सकते, ठीक है। इनको कोई गलती समझाने वाला मिल जाए, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, सोनू जैसा, अंकित जैसा, या घर वाले समझाने लग पड़ते बेटा ये सब चीजों में नहीं पढ़ने गए, तो इनके अंदर से आते नहीं, मेरा वाला बहुत लॉयल, बहुत शरीफ है, उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा प्यार सच्चा सिर्फ तब तक है जब तक तुमसे अच्छी लड़की उसको नहीं मिली। क्या नाम है? अरे उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे बिरादरी वालों, वो जिसके बारे में तुमने सोच रखा है कि नहीं मेरी वाली बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तब तक है जब तक तुमसे ज्यादा कमाने वाला और सेटल लड़का उसको नहीं मिला। अरे 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, वो वाकई में आप ही का है, इसका कोई प्रूफ है?
तो ऐसी जिंदगी चलती रहती है, उससे बाहर आ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था, मैंने सोचा यार कि मतलब ये वाकई वाला काम है कि ये वाला काम है। मैं क्या जो भी काम है यार 10-15 हजार में कौन सा वाला किडनी बिक जाएगी। करना चाहिए, शुरू करना चाहिए अपने। और अगर वाकई ऐसा कुछ रास्ता हुआ तो ठीक है, पॉकेट मनी चल जाएगी, अपने घर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अब ये सोच के डिसीजन ले लिया मैंने कि करना चाहिए। और डिसीजन लेने से क्या होता है, पैसे भी तो चाहिए होते हैं। अब जेब में होता है नहीं, अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, घर में था नहीं। भैया घर में था, जायदाद नाम में थी, खाता थोड़ी पापा ने मेरा नाम कर दिया। भाई पॉकेट मनी चाहिए होती थी, घर में फोन करना होता था कि पापा इस महीने किराया देना, खत्म हो गया पैसा। अब वहां पे टेंशन कि घर में कैसे बात करूं, क्योंकि घर वालों को पहले माइंड सेट था कि लड़के को सिर्फ पढ़ने में। और गलती से मेरे घर वालों को मैं बता दूं कि पापा मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, कंपनी नेटवर्किंग जोड़ना घटाना, मेंबर बनना बनाना, MYL वगैरह, तो पापा मेरे बोलते तेरे को पढ़ने में जाए कि कमाने में जाए। बड़ी जल्दी पढ़ी तेरे को है, कमाने की बड़ी खुजान है तेरे, ज्यादा है तो ऐसा करो सब बोरिया बिस्तर समेटो, TC दो, आ जाओ यहीं घर पे रहना, खुलवा दे तुम्हारी दुकानदार। सरकारी नौकरी में थे लेकिन भैया पहले तो दुकानदार आदमी रहे हैं पिताजी हमारे, कुछ नहीं तो गले का व्यापार था हमारा। तो वो सीधे ये बोल देंगे। तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी कि पापा नहीं मानेंगे। अपना माइंड एकदम क्लियर था, अपन जरा कंफ्यूजन के सीने वालों में से नहीं आएंगे, एकदम क्लियर था कि पापा को। तो मैंने पहले ही सोच लिया मनाऊं क्यों, करके दिखाएंगे अपन। अरे भले जेब में गांधी नहीं है, साला दिल में आंधी भरी पड़ी है। करके दिखाएंगे, लगा देना। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सही बात है ना। मतलब मैंने देखा उन लोगों को ना, जब MYL का प्लान होता है, नेटवर्किंग का प्लान होता है, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना। सोनू मैडम मैं कर तो लेती, लेकिन क्या बताऊं थोड़ा सा भैया से बात करें, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे तो वहीं से मांगने पड़ते। इनको गार्डन के नीचे जाना होता तब भैया की याद नहीं आती। इनको जब भैया टॉप एंड टाउन घुमाने लेके जाना होता तब इनको याद नहीं आती कि जेब में पैसे नहीं है। मतलब मैंने यहाँ तक देखा है धर्मदास जी लोगों को, वो मेरे दोस्त थे, छठी साला फटी हुई हो लेकिन पिज्जा बराबर खिलाना है। उसको याद नहीं आता कि पापा नहीं मानेंगे, पापा से भी पूछना है। तो मेरे बिरादरी वालों सुनना, जानू, बाबू, मतलब आलम ये होता है। अंकित हमारे कॉलेज के सामने एक टपरा था, यस सर, और मेरे को लगता है सारे के सारे भोपाल के चाणक्य वहीं मिलते थे। हेलो, तुमको भी मिलेंगे। और वहां पता कैसे चलता है, ला यार तू जल्दी दे यार। बताओ क्या कंपनी बता रहे थे, फिर तोड़ दिया। हाँ हाँ क्या क्या बता क्या, फिर उधर से एक आएगा। प्रदेश कई और बड़े वाले चंद्रगुप्त भी आते थे। छल्ला बता देंगे, छल्ला सारे चाणक्य इकट्ठे हो गए। हमको ये सब मत बताओ, हमको सब पता। ऐसे ही एक लड़के से एक बार उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछ लिया कि जब तुमको मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो। मैं तुम्हारे पास नहीं होती हूँ और तुमको मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो। बोले तुम्हारी याद में चॉकलेट खा लेता हूँ। बोले तुम्हारी याद में तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ।
फिर लड़के ने पूछा अच्छा तुम क्या करती हो? बोले कभी कभार मैं भी बीड़ी पी लेती हूँ। उस समय याद नहीं आएगी, लेकिन जब MIL करना हो, करियर बनाना हो, कुछ करना हो, बड़ा करना हो, तो फिक्स पापा मम्मी भैया भाभी पूरे खानदान की याद है। यस सर। मैं ऐसे लोगों में से नहीं था। हेलो, मैं ऐसे लोगों में से नहीं था। मुझे आगे बढ़ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मुझे आगे बढ़ना था, मुझे किसी रास्ते की तलाश थी, मुझे समझ में आया कि ये सिस्टम कुछ ऐसा है, मुझे करना चाहिए, लेकिन क्या करें? पैसे का पहला और अंतिम जुगाड़ घर ही था। बातें मैं कितनी भी कर लूं, मस्ती कितनी भी कर लूं, चाहे मुझे 10 रुपए की जरूरत हो, चाहे 10,000 की जरूरत हो, लेना तो घर से ही था। यस सर। हेलो, भाई आपके पास होगा कोई और जुगाड़, अपने पास नहीं होता था। उनको एक फोन में मिल जाता होगा, हमको नहीं मिलता भाई। हमारे तो दोस्त यार भी ऐसे थे कि उनसे 500 रुपए मांगो तो बोलते बस भाई भेज रहा हूँ तेरे को, उसके बाद फोन ही नहीं उठता था। वो इतने बड़े वाले होते थे। तो हम बोले घूम फिर करके पहला और अंतिम जुगाड़ घर है, लेकिन घर वाले MIL के नाम से तो नहीं मानेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से तो नहीं मानेंगे, नेटवर्किंग के नाम से तो नहीं मानेंगे। यस सर। तो मैंने पापा से सिंपली फोन आके बोला, मैंने पापा मुझे कुछ कोचिंग वगैरह करनी है, कुछ बुक्स वगैरह लेनी है, और अभी मेरी वो सेमेस्टर की फीस भी इतनी बकाया थी तो उसमें भी फीस देनी है। तो ऐसे करके मैंने 4-6 चीजों का नाम बताया और ऐसे करके मैंने 10-15 हज़ार रुपए का एडजस्टमेंट करके जुगाड़ जमा दिया। यस सर। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे अच्छा मतलब कुल मिला के झूठ बोलना है। हाँ बोलना है, मैं बोला नहीं बोलना, पर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए झूठ नहीं बोलना, वो सुट्टा लगाने के लिए झूठ नहीं बोलना, गांजा पीने के लिए झूठ नहीं बोलना, वो जो दोस्तों के साथ लफड़ा किए थे ना, लफड़े के चक्कर में 151 लगी पड़ी है, उसके चक्कर में जाके थाने के चक्कर काट रहे हैं, उसके चक्कर में झूठ नहीं बोलना है। करियर बनाना था बॉस। यस सर। जिंदगी बदलना था, कुछ बड़ा करना था, उसके लिए बोला, क्योंकि घर वाले नहीं मानते, ये बात पता थी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी जिंदगी बनते नहीं देखना चाहते, आपके करियर में सीरियस नहीं है। यकीन मानो, आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप आपकी जिंदगी के लिए, आपके भविष्य के लिए आपसे 10 गुना ज्यादा सीरियस है। 10 गुना ज्यादा सीरियस है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि उनके जमाने में भाई बच्चा घर में अगर 5वीं 8वीं पढ़ ले तो घर बैठे सरकारी नौकरी आ जाती थी। मेरे फादर M.Com प्रीवियस में थे, उस टाइम उनकी नौकरी लग गई थी। आज की डेट में लोग PhD करके बैठे हैं और सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे परिवार की सोच अभी वही है। जनरेशन में क्या सोच नहीं बदल पा। बात को समझिए आप। आज आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4G यूज कर रहे हैं, कितने लोगों के परिवार वाले ऐसे हैं जो एप्लीकेशंस के जरिए, फोन पे, गूगल पे के जरिए सारे के सारे काम करते हैं, पेटीएम चला लेते हैं। बताना जरा, उनको व्हाट्सएप पे हिंदी में चाहिए, उसमें कई बार फोटो शेयर करते नहीं बनती उनसे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? भाई जनरेशन का गैप है, उनकी जनरेशन में ऐसा कुछ था नहीं, उन्हें समझ में आता नहीं, इंटरनेट कंप्यूटर उन्हें समझता नहीं था। उनके ऑफिस में तो नया नया कंप्यूटर लगा था उस टाइम में, उसके पहले तो पूरी जिंदगी उन्होंने टाइपराइटर में काम किया था। तो मुझे समझ में आ गई कि उनको ज़्यादा समझ आएगा नहीं, तो मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं। मैं क्या, जिंदगी के कुछ डिसीजन खुद ही लेने पड़े। और आदमी बाप की हड्डी में जिंदगी भर सिर्फ कबड्डी खेल सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। मैंने फादर से बात किया, पैसे का एडजस्टमेंट जमाया और शुरुआत कर दी। और मुझे लगा था ना बिजनेस बड़ा आसान है। जब मैं प्लान देख रहा था, जब हरिओम जी मेरे घर में प्रमोद जी समझाने के लिए आए थे, राहुल सर समझाने के लिए आए थे, जब रविंद्र सर से पहली बार मिला था, जब मैंने इस तरह की मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, तो मुझे लगा बड़ा आसान सा काम, जैसे मैं जुड़ गया वैसे लोग जुड़ जाएंगे। जैसे मेरे को समझाया वैसे मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगा। पर साला मैटर उल्टा ही था। जैसे ही मैं ज्वाइन करके मार्केट में पहुंचा और लोगों को समझाना चालू किया, और कंपनी और नेटवर्कर कितने जोड़ दिया, कितने मेंबर बन गए। अच्छा कितने मुर्गे फंसाए तूने ये बता। देख पैसा दिया तो नहीं है, मैं क्या दे दिया, वो तो गया तेरा पैसा गया। पैसे गए, समय बचा ले, इसमें कुछ नहीं रखा। फिर लोग आते थे, मेरे चाचा के, मामा के, काका के, नाना के, ताए के, फूफे ने भी किया था, उसको कुछ आया नहीं।
अब टेंशन कि साला मैं तो बहुत बड़ा सोच करके आया, यहाँ तो पानी की उल्टी पड़ गई। सुन नहीं रहे लोग, मान नहीं रहे। बाद में समझ में आया कि जब डॉक्टर नया नया होता है, नर्स नई नई होती है, तो सामने वाला बंदा इंजेक्शन लगवाने में डरता है। प्रॉब्लम इंजेक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर में। अपने भी समझ में आएगा, अपन काम में नए नए, इसलिए लोग डर रहे। क्या है ना, अगर आप सीखने को तैयार हो तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाया जा सकता है, और सीखने को तैयार नहीं हो तो कई बार इंसान साइकिल पे से भी गिर जाता है। तो प्रॉब्लम यही थी, बिजनेस बहुत मुश्किल नहीं था। जब मैंने बिजनेस खोल कर जाना तो पता चला 50 साल पुराना बिजनेस है। इंडिया में चलते 20-25 साल हो गए। और आज की डेट में अगर बात करूं 2023 में, तो YouTube के अंदर जो सबसे बेहतरीन मोटिवेटर्स हैं, जिनकी रील्स आप सुनना पसंद करते हो, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हो, दे ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये वाला आलम है, सब यहीं से निकल करके आए हैं। और इंडिया की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर दुनिया में कोई 8वां अजूबा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। और मैंने सीखना शुरू कर दिया। जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लोगों के पास कुछ ही नहीं है, 2-4 सवाल, और मेरे पास जवाब नहीं थे, इसलिए डर लग रहा। मैंने जवाब सीख लिए। मैंने लोगों को जाकर के समझाना चालू किया। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने मुझसे कहा यार लोग जुड़ते नहीं। मैं क्या, देख यार वो जमाना गया, तूने निबंध में लिखा होगा गाय दूध देती है। बोले हाँ। मैं गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता। समझा ना? तूने सुना होगा संतोषी सदा सुखी। मैं संतोषी कभी सुखी नहीं होता है ना, संतोषी बहुत परेशान है, तेरे को नहीं पता। खुद अपने जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने उसे समझाना शुरू किया कि यार देख, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है, कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा तो वो कोई भी पढ़ाई कर ले, वो इंजीनियर बन जाए मेरी तरह, डॉक्टर बन जाए, MBBS कर ले, मेडिकल कोर्स कर ले, BSc कर ले, MSc कर ले, वो ITI कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, वो BA कर ले, MA कर ले, कंपटीशन की तैयारी कर ले, आर्मी में चले जाए, रेलवेज में चले जाए, डिफेंस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उसको जिंदगी में वोकेशनल कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, उसे इंटरनेट समझना पड़ेगा, उसे पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उसे ड्रेसिंग सेंस बिल्ड करना पड़ेगा, और इसके बगैर अगर वो चाहे तो कभी भी उसका इंटरव्यू नहीं निकल सकता। मैं भी देख रहा था जब सामने बैठा हुआ था कि कई लोग आपके सामने आए जिन्होंने बोला कि यार हमने पैसे भी कमाए, हमने स्कूटी खरीदी, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उससे बड़ा अचीवमेंट हमारा ये कि हम पहले लोगों के सामने बात ही नहीं कर पाते थे और अभी हम यहाँ बोल पा रहे। मैं भी उनमें से ही था। आपने देखा होगा जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है ना, वो ज्यादा स्टेज से नहीं जाता, वो डरता है। मैंने जिंदगी में कभी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया, स्कूल के नाटक में हिस्सा नहीं लिया। मुझे आज भी ध्यान है वो वाकया, जब मैं मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में था और मेरे स्कूल के टीचर मेरे घर आए, पापा जी के परिचित थे, तो मैं पूरे दिन घर के अंदर से इस डर से नहीं गया कि घर के अंदर चला जाऊंगा तो मेरा मास्टर पूछने लग जाएगा बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि पढ़ता अच्छा, इस डर से घर के अंदर इतना एजुकेशन भरा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि भाई मैंने उसको भी यही बात समझाई कि देखिए कोर्सेज या एजुकेशन तुझे लेना ही पड़ेगा अगर तुझे लाइफ में आज लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि ये जमाना स्किल डेवलपमेंट इंडिया वाला। मोदी साहब भी बार-बार स्किल्स की बात करते हैं, केजरीवाल भी स्किल्स की बात करते हैं, सब स्किल्स की बात करें। स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा, बिना स्किल बिल्डअप के तू चाहे कितनी भी डिग्री ले ले, तेरी 95-98% डिग्री होगी तो किसी काम की नहीं। और कोविड के बाद से तो हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, सेहत से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। आज की डेट में गली मोहल्ले चौराहे में आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, और वहां पर भी इतनी भीड़ मिलेगी जब मौसम चेंज होता है कि आप पैर नहीं रख पाओगे। मतलब हेल्थ आज बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। और अगर बात करें रोजगार की, कमाई की, तो बस इंडिया के अंदर अनपढ़ तबका बेरोजगार नहीं है, 18 करोड़ रजिस्टर्ड पढ़े लिखे बेरोजगार, और हर साल 1 करोड़ नए लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं। बामुश्किल ये एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, नौकरी पानी, दुनियादारी सब मिलाकर के 20-25 लाख लोगों से ज्यादा नहीं जा पाते। 75 लाख लोगों को उनके करियर के लिए कोई रास्ता क्लियर नहीं है, हर साल जो निकल करके आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो दुनिया में जब तक समस्याएं हैं तब तक समाधान दिखता है। अगर मार्केट में मोबाइल चल रहा है और मोबाइल खराब हो रहा है तो रिपेयरिंग वाले की दुकान चलेगी। तो मार्केट जब तक एजुकेशन की डिमांड है, हेल्थ की डिमांड है, वेल्थ की डिमांड है, पैसे की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, तब तक डायरेक्ट सेलिंग को कोई नहीं रोक सकता, ये चलेगी। उसने मेरे को ज्वाइन किया, काम
सब तो ठीक है पर कंपनी भग गई तो। हम बोले देख ऐसा है बॉस, कंपनी तब भागती है जब उसको नुकसान होता है ना। और हम कोई स्कीम नहीं चला रहे, कोई आरओआई प्लान नहीं है हमारा इन्वेस्टमेंट वाला कि 10,000 डालो 20,000 मिलेगा, 20 डालो 50 मिलेगा, 50 डालो 1 लाख मिलेगा। वी डील विद एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। आज हम 10, 15, 20, 25,000 कितना भी दो, विद जीएसटी बिल हम उसको प्रोडक्ट देते हैं। और अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई प्रॉफिट में कमीशन मिलता है। यस सर। मतलब बिजनेस लेके आ रहे हो तो ही पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं दे रही है कोई कंपनी। कोई स्कीम नहीं चल रही है तो काम करोगे तो प्रॉफिट है, नहीं करोगे तो लॉस। कोई नहीं। उसने कहा वो तो ठीक है, बात तो तेरी समझ में आ रही, लग रहा है मेरे को चलना चाहिए, लेकिन अगर मान ले फिर भी भागे। मैंने कहा देख ऐसा है बॉस, जब एक कागज के ऊपर 2,000 रुपए लिख करके गवर्नमेंट हस्ताक्षर कर देता है ना, तो उस कागज की वैल्यू 2,000 रुपए हो जाती है। सब मिला करके 3.5 रुपए उसकी छपाई की कॉस्ट होती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वैल्यू 2,000 रुपए होती है। क्यों? क्योंकि सरकार का ठप्पा लगा हुआ है, क्योंकि उसमें गवर्नर का हस्ताक्षर है। तो बॉस मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार ने कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है, जीएसटी नंबर है उसके पास, अपना ई कॉमर्स के लिए लाइसेंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जगह जगह फ्रेंचाइजीज है। एक संस्था को चलने के लिए जितने तरह के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे संस्था के पास है। तो टेंशन मत ले, सरकार गारंटी लेके बैठी है, नहीं भागी। बंदा बोलता है वो तो ठीक है तेरी बात तो मेरे को ही समझ आ रही, लेकिन मान ले फिर भी भाग गई। मैं क्या देख बॉस, महीने 4 महीने नहीं हुए, 15 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी फील्ड से शुरू किया था। 5 साल पहले उसने डायरेक्ट सेलिंग की तरफ शुरुआत की और आज इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। उसने कहा वो तो ठीक है बात तेरी सही है, 15 साल से चल रही, लेकिन मान ले फिर भी भागे। मैंने कहा 2-4 लोग नहीं है, 15 लाख लोग हैं आज की डेट में जो MYL के सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, जो से एजुकेशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, MYL 45 ले रहे हैं। उसने कहा वो तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी भाग गई। यस सर। मैंने कहा यार नेटवर्किंग वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, मार्केटिंग से नहीं चलेगा काम, यहाँ थोड़ा इंजीनियरिंग बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैंने कॉपी किताब साइड रखा जहाँ मैं उसको समझा रहा था। मैं कहा चल ठीक है छोड़ यार, ये करना नहीं करना बात की बात है, और सुना आजकल क्या चल रहा है। बोले कुछ नहीं चल रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, दे रहे हैं एग्जाम वगैरह। और मैंने कहा देख मैं तेरे से कुछ बातें करूँगा भाई, बुरा नहीं मान। बोलता हाँ ठीक है। मैंने क्या भाभी कैसी है? बोले वो तो ठीक है, बढ़िया है, घर पे आजकल। मैंने कहा अच्छा मैं ये सोच रहा था यार अभी तक तेरी नौकरी नहीं लग पाई, अभी भी तो तैयारी कर रहा है, इधर उधर जैसे शिक्षक में कहीं गेस्ट में कहीं इधर उधर छोटा मोटा काम करता रहता है, कोई बढ़िया बंदा मिल गया सरकारी नौकरी वाला, भाभी को पसंद कर लिया, भाभी भाभी तो भाई देख शादी हुई है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। ऐसे कैसे बात जाएगी? नहीं भागी। मैं क्या देख भाई जितने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल के एपिसोड है, किसी में गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं दिखाया जाता, सब में शादीशुदा जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। बंदा बोलता है देख ऐसा है भाई, हमारी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं, हमारा एक बच्चा भी है। मैंने कहा भाई क्राइम पेट्रोल में भी ऐसी स्टोरीज बताई जा रही हैं, फिर भी तो बंदा बोलता है देख पूरे समाज के सामने शादी हुई थी, 1000 कार्ड बांटे थे हमने, समाज बहुत बड़ा है हमारा, 4000 लोग आए थे शादी में, पंडित ने हमारे 7 फेरे करवाए, सारी रस्मों रिवाज के साथ शादी हुई। मैंने कहा बात तेरी सही है, लेकिन तेरी नौकरी नहीं है यार, कोई बंदा अच्छा कमाने वाला मिल गया और मान ले कि वो गोरा चिट्टा रहा, भाभी ने भी पसंद कर लिया, जुगाड़ सेट हो गया और भाग गई तो बंदा बोलता है उन्हीं टाइम में समझ गया तेरी भाभी भी नहीं भागेगी, तेरी कंपनी भी नहीं इंजीनियरिंग करे तो 3 इडियट आई, वहां पर हमने कुछ चीजें सीखी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डिब्बा उठा के गैस में रखो, उंगली रखने की जरूरत नहीं है। डिब्बा गैस में भी रखा जा सकता है, थोड़ी देर उबाल लो फिर अपने बाहर आ जाएगा। अभी करेंगे थोड़ा सा उबालने की बात मुझसे, तो मैंने उसी बात समझाया, वो आ गया।
बोलते क्या दोस्त, लोग बोलते गए, लोग मजाक भी उड़ाते गए, थोड़ा सा बुरा लगता था शुरू में, क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकले थे, शहर के रहने वाले थे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो लगता था थोड़ा हेजिटेशन होता था अंदर से, यार मतलब मैं किसी के पास जाऊंगा, मैं किसी को समझाऊंगा, यार उसने मना कर दिया तो, क्योंकि होता ना स्कूल लाइफ में जब पढ़ने में तेज थे ना, तो बहुत सारे दोस्त थे जो आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि उनको अपना काम निकालना होता था, तो आगे पीछे घूमते थे। मेरी सुबह 6:30 बजे कोचिंग होती थी, मेरा एक दोस्त अभी SI TI बन गया है, SI उसकी पोस्टिंग हुई थी, वो मेरे घर में सुबह 6 बजे आ जाता था, क्योंकि एक दिन पहले टीचर ने जो होमवर्क दिया होता था, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन दिए होते तो उससे लगाने नहीं आते, तो वह 6 बजे आ जाता था मेरे घर में कि अभिनीत भाई दे दे यार कॉपी, मेरे को कॉपी करना है, ये वाला आलम होता। लेकिन जैसे ही मैं प्लान लेकर के ऐसे लोगों के पास जाता था, तो वो लोग ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इसके पास जाऊं, मतलब पहले तो ये लोग मेरे पास आते थे, अब मैं जाऊं, बाद में समझ में आया कि ये कुछ नहीं था, मेरे अंदर का बहन था। क्या होता है ना, जब आपको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो, तो आपको घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। माँ की जो गोद होती है वहां ममता मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्यार मिल सकता है, पूरी दुनिया तुमसे पूछेगी बेटा क्या कर रहे हो आजकल, कितना कमा रहे हो। एक माँ ही है जो जब फोन लगाती है ना तो एक ही चीज पूछती है, बेटा खाना खा लिया। उसकी गोद में ममता मिल सकती है, प्यार मिल सकता है, लेकिन अगर जिंदगी बनानी है, करियर बनाना है, तो गोद से बाहर आकर के मार्केट में ही निकलना पड़ेगा। और जब मार्केट में जाओगे तो लोग बातें करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे और रिजेक्ट भी करेंगे। अगर मैं नेटवर्कर नहीं होता, अगर मैं नौकरी की तैयारी करता, तब भी मुझे फाइल लेकर अलग अलग कंपनीज में जाना होता इंटरव्यू देने। उसमें भी मेरे अंदर क्वालिटी होती तो कोई सिलेक्ट करता, कोई नहीं करता। फोटोकॉपी इतना बढ़िया आइडिया था, उसके बावजूद तो हजारों बार रिजेक्ट किया था लोगों ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बल्ब बनाया है, लेकिन 10,000 बार फेल हुआ है, वो दुनिया जानती है। सही बात है। तो ये सभी के साथ होता है, लेकिन ऐसे लोगों से बचकर रहो। लेकिन हम बच नहीं पाते, पता है हमारे अंदर में एक बीमारी है, LKK, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सही बात है। वो बड़े गजब के लोग होते हैं, मार्केट में जाके बोलते हैं भैया हम लोग लिखते हैं ना, और घर ले जाके नमक लगा के खाते हैं। इन लोगों से बचकर रहो, ये गिरगिट की तरह होते हैं। जैसे ही आपका वक्त बदलता है, जैसे आपके हालात बदलते हैं, इनकी सोच अपने आप बदल जाती है। जब तक है आपकी जेब में पैसा, हर कोई पूछेगा, जब हो जाएगा आपका बुरा हाल, जब हो जाओगे पूरी तरह से कंगाल, तो कोई नहीं पूछने आएगा। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द। और मुझे एक बात बताइए यार, कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पे लोग क्या कहेंगे। अपने चाहे रास्तों पे कैसे चल सकेंगे, रुक गए अगर सोच के कि लोग क्या कहेंगे। हमारे गांव में ना मेरे कॉलेज अक्सर बोला करते थे कि जो ये लोग कर रहे हैं ना, उसे हम टोकना कहते हैं। जो ऐसे लोग करते हैं उसे हम टोकना कहते हैं, और ऐसी बातों को इग्नोर करके जो तुम मार्केट में निकल जाते हो उसे जान छोड़ना कहते हैं। और उनकी नजरों में होगा वो बातें करना, लेकिन हमारे गांव क्षेत्र में ऐसी बातों को भौंकना कहते हैं। अब कहने दो लोगों को, कहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कहते रह जाएंगे वो, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। सही बात है। कहने दो लोगों को यार, बातें चलती रहेगी, लोगों की बातें बदल जाती है जैसे आपका वक्त बदलता है। मेरे कुछ दोस्त थे, वो स्कूल लाइफ में मेरा मजाक उड़ाते थे, कॉलेज लाइफ में मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया तो लोग बोलते थे और कंपनी और नेटवर्किंग और करोड़पति। मेरे दोस्त के पास प्लान दिखाने के लिए गया, उसने बोला कि जब जुड़ जाए लोग तब बताना, कोई नहीं जुड़ने वाला, पागल हो गया है। मैंने कहा तू देख लेना भाई, एक दिन मेरी बहुत बड़ी टीम बनेगी। मैंने पागल हो गया है। मैंने कहा तू देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा मैं अपनी कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट करूंगा, साथ में अच्छे पैसे भी कमाऊंगा, मैं कॉलेज अपनी बाइक से आऊंगा। उसने कहा पागल हो गया है। मैंने कहा देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा, कॉलेज जब कंप्लीट होने आएगा ना, मैं अपनी डिग्री लेने के लिए अपनी कार से कॉलेज आऊंगा। बंदा बोले पागल हो गया है। मैंने कहा तू देख लेना, तू किसी और की पसंद की लड़की से शादी करेगा, साला मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। बोले पागल हो गया है। मैंने उससे बोला देख लेना, मेरे पिताजी को सरकार रिटायर करे उसके पहले मैं उनको रिटायर कर दूंगा। मैंने पागल हो गया है। मैंने कहा देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं किसी एरिया में बाद में पहुंचूंगा, उससे पहले मेरा नाम पहुंच जाएगा, लोग 100-100 रुपए दे के मेरे को सुनने आएंगे।
भीड़ इकट्ठी होगी और मैं बोल रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे होंगे, बोले पागल हो गया है तू, मैंने एक दिन देखना मैं विदेश जाऊंगा घूमने के लिए, बोले पागल हो गया है। आज वो दोस्त मेरे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में किसी तरह की फोटोज मैंने पोस्ट की, मैंने पैसे भी कमाए, मैंने टीम भी बनाई, मैं विदेश यात्राओं पे भी गया, सरकार ने एज बढ़ा दी थी तो 2020 की 22 में रिटायर हुए पिताजी, 62 की उम्र में रिटायर हुए, पर मैंने 2016 में रिटायर कर दिया था, अपनी तरफ से रिटायर कर दिया था कि टेंशन नहीं है आपको, मैं कमा रहा हूँ, आपको करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम पास ले कर सकते हो नौकरी, बाकी आपको ये टेंशन नहीं लेना कि घर कैसे चलेगा। मैंने 16 में रिटायर कर दिया, मैंने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, मैंने करोड़पति का टैग भी लगाया। आज मेरा वो दोस्त मुझसे बात करता है फोन पे, मुझे बोलता है अवनीत भाई काश मैंने भी 13 साल पहले शुरू कर लिया होता है। मैंने उससे बोला पागल हो गया कि जवाब आज उनके सलाम आने लगे, जिनके ना आते थे जवाब उनके आज सलाम आने लगे, पता नहीं क्या हुआ है मेरे नीम के पेड़ में आज कलाम आने लगे। सब इसका कमाल है इसका, जब ये आना चालू होता है ना तो लोगों की सोच अपने आप बदल जाती है। आप कई बार सोचते हैं कि यार जब भी किसी से मिलो तो कोई क्यों पूछता है तो भैया कितना कमा लेते हो तुम, वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि तुमको इज्जत कितनी देनी, इसलिए पूछता है वो। तुम हफ्ते 15-20 दिन पहले पहुंच जाओ अपने रिश्तेदार की शादी में, पूरा काम करो, सब कुछ करो, बर्तन मांजो उसके घर में, उसके बावजूद भी तुमसे ज्यादा नहीं पूछेगा। और गांव का कोई बड़ा आदमी आएगा ना, शहर से कोई बड़ा आदमी आएगा जो कमाता अच्छा रहा होगा, उसके आगे पीछे घूमतेगा, तुम्हारे पास आके बोलेगा बेटा ध्यान रखना थोड़ा ही, आदमी भी सोचने लग जाता महीने भर से तो पोछा मैं लगा रिश्तेदारी जितनी मैंने निभाई ये तो साला आ जाएगा, वो भी घंटे भर में चला जाएगा। इट इज ऑल अबाउट बिना पैसे के ना सिर्फ अपना परिवार खैरात पूछता है, बिना पैसे के सिर्फ अपना परिवार ये जो खैरात पूछता है। किसी ने सिखाया था किसी जमाने में मुझे, पैसा कमा ले बेटा जमाना औकात पूछता है। किसी ने कहा था मरने के बाद पैसा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो बताना भूल गए कि साला जमीन पर रहेगा तो काम बहुत आएगा। तो दोस्तों करना शुरू करना पड़ेगा आपको काम। मौका मुझे भी मिला था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, आपको भी मिला। यस सर। समस्या मेरे साथ भी थी, आपके साथ भी होगी। रोकने वाले मुझे भी थे, रोकने वाले आपको भी होंगे। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर स्टेज में सोनू मैडम बोल रही थी और कुछ गर्ल्स बोल रही थी कि लड़कियों को बड़ी समस्या है, लोग बोलते हैं तुम चूल्हा चौका करने के लिए आए, सही है? तुम्हारे लिए ही वो लाइनें लिखी है, जाना आज बैठ करके सुनना उसको। बहुत प्यारा गाना लता मंगेशकर जी ने, आशा भोसले जी ने लिखा है कि कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। सीता सा तुझे जलाया, मीरा सा जहर पिलाया। अरे सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल मत मान अपने आप को, कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही विश्वास करो अपने आप पे, यू कैन डू इट। अगर सोनू कर सकती है, ज्योति कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ। और यहाँ तो मेजॉरिटी आप ही नहीं है। मैं तो बोला कुछ समय बाद हमारे बिरादरी वाले डिसअपियर ना हो जाए, इसलिए पहले निवेदन किया भैया नाम बचा लो, है ना, तुम भी कुछ कर लो, है ना। तो दोस्तों डिसीजन लो, आप जिंदगी में डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। आज अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपको मौका मिला, समस्याएं आपकी भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंच गए आप यहाँ, तो उसकी सिर्फ 2 वजह थी। पहला था मेरा विश्वास, मैंने विश्वास किया। विश्वास की ना कोई शकल नहीं होती,
विश्वास की कोई चिट्ठी नहीं होती, विश्वास किसी दवा में भी नहीं है। Yes, कि आप मेरे पास आए, जैसे कोविड की वैक्सीन लगा दी, वैसे मैंने विश्वास की वैक्सीन लगा दिया। विश्वास विश्वास है, आपको खुद करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना देखे जाने समझे करो। आप आए ही यहाँ देखने जानने के लिए थे, अब देख लिया, जान लिया, समझ लिया, फिर भी विश्वास ना करो, तो मैं ऐसे लोग के बोलता हूँ प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अब आप बोलो सर छाती चीर के दिखाओ, हनुमान नहीं हूँ, छाती चीर के मैं दिखाने से रहा, समझे मेरी बात? लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि इस जिंदगी में एक नॉर्मल 30-32 साल का लड़का अपनी लाइफ में इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता जितनी मैंने इस इंडस्ट्री से पिछले 8 सालों में हासिल की। मैंने इस व्यापार से कॉलेज लाइफ में अपनी बाइक से कॉलेज गया हूँ। मैं फाइनल में चाहिए, मैं मास्टरेट कर रहा था, उस समय मैं अपने कॉलेज के टीचर के बराबर इनकम करता था। मैंने 1 साल एमबीए किया है, फिर ड्रॉप कर दिया, इसलिए मैं एमबीए के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। आई एम एमबीए ड्रॉप आउट, लेकिन एमबीए ड्रॉप करने के अंदर ही एक्चुअली 1 साल के अंदर मेरे पास 10.5 लाख की कार थी, कार खड़ी हुई। मैंने इस व्यापार के जरिए 2018 में भोपाल जैसे शहर में, जहां पे मैं किराए से रहा करता था, 4-5 दोस्तों के साथ कॉन्ट्री करके उस भोपाल शहर के अंदर अपना बंगलो बुक कर दिया था। 2019 के अंदर मैं वो बंगलो की रजिस्ट्री करवा चुका था। मेरे पास आज भोपाल शहर के अंदर 65 लाख का बंगला, 65 लाख कीमत है उसकी। मैं बिंदास फैमिली से निकल कर आया था, घर के ऊपर से जब कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर गुजरता था, मुझे तब तक देखते जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए, और मन में सपना होता था यार कभी बैठने का मौका मिल जाए, और आसपास बैठे लोग बोलते थे तू कमलनाथ नहीं है, मजाक उड़ा देते थे, मना कर देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया 2017 में पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। जब पहली बार विदेश जा रहा था तो पहले मेरी भाई नागपुर से बॉम्बे की कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंडिगो एयरलाइंस की। मैं पहली बार लाइफ में एयरपोर्ट के अंदर गया था, उसके बाद तक एयरपोर्ट से लोगों रिसीव करने गया था मेरे सीनियर्स को। जब मैं अंदर एंटर हुआ, मैं सेल्फीज वगैरह ली, मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास लेकर के अपना लगेज काउंटर में लगेज जमा करवाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम उसके पहले ट्रेन में सफर करते थे। ट्रेन में हमने स्लीपर में भी किया था, एसी में भी किया था, लेकिन अक्सर होता था भैया यार तुमने पूरी बर्थ में कब्जा करके रखा है, थोड़ा जगह बनाओ, हमारा भी सामान है नीचे डाल दो। और आप फ्लाइट में कुछ नहीं बोले, आपको कहीं लेके नहीं जाना, आप आगे आओ, बढ़िया अपना सीट नंबर लो, लगेज जमा करवा दो, पहुंचोगे लगेज आपको वहीं मिल जाएगा। बड़ा अच्छा है। अंदर में 500 मीटर की दूरी पे फ्लाइट खड़ी है, उतना भी पैदल नहीं चलना, एसी बस का इंतजाम है, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी। हम उसमें भाई बस में गए, वहाँ पे भी हमने एसी बस के अंदर पहली बार बैठा था, तो मैंने वहाँ फोटोज वगैरह ली, फिर आगे गए हम फ्लाइट में चढ़े, फ्लाइट के बाहर 4-5 फोटो ली हर एंगल से, फ्लाइट कितनी थी बराबर, और फिर उसके बाद अंदर गया हम पहली बार जिंदगी में चढ़े थे, पता नहीं था कि भैया यहाँ पे पहले से विंडो सीट भी ली जा सकती है, विंडो सीट का भी कोई सिस्टम होता, अपने को आइडिया नहीं था उसने। तो वहाँ गया, मैंने विंडो सीट में बंदा बैठा था, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर फोटो, वो समझ गया पहली बार वाला है, वो घसका, उसने बोला ठीक है आ जाओ। मैं गया वहाँ पे फोटोज ली, फिर वहाँ पे बड़ी सुंदर सी महिला दिखी, मैंने सोचा एक्सक्यूज मी, वो तुरंत आ गई, यस हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं क्या इतना फास्ट सर्विस, इतना फास्ट तो जिंदगी में साला रेलवे का टीसी नहीं आया। मैं क्या मैडम सेल्फी प्लीज, बंदी बोलती है सर नॉट अलाउड। मैंने कहा मैडम मैं जब अंदर घुस रहा था ना तब से नॉट अलाउड बोल रहा है, सब मैंने बहुत सारी फोटो ली है, आप टेंशन मत लो, पहली बार आया हूँ, एक्साइटमेंट है यार, सेल्फी में नहीं दिखाऊंगा तो कहाँ दिखाऊंगा। थोड़े रास्ते बंदी रहे, वहां से मुंबई गया, माहौल बन रहा है यार, माहौल बन रहा है, मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, सारा जिंदगी भर एयरपोर्ट के बाहर बैठते हैं, इंस्टाग्राम में रील भी डालनी हो, फोटो भी डालनी, एडिटिंग करके डालते हैं पिक्सल में से, समझे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा फील कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद वहाँ बॉम्बे पहुंचे, मुंबई से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी आगे बैंकॉक की, ठीक है, तो बैंकॉक के लिए हमने वहाँ से फ्लाइट ली, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट था वहाँ पे, वहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद गए, अराइवल वीजा था, वहाँ वीजा लेना पड़ता है, तो वीजा लेने थोड़ा धीरे बोल भाई, बाकी इतना यस सर ऐसा लगता है तो सेट करके रखा है हमने। तो अभी आलम ये है कि वहाँ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे जो सामने इंक्वायरी काउंटर पे बैठी थी मैडम, वो 10 मिनट मेरे को अंदर ही नहीं जाने थे, मैं टेंशन साला यहाँ से वापस डिपार्ट में कर देंगे। फिर उन्होंने लिखा, फॉर्म लिखा, 2-4 चीजें पूछी, अपने को समझ नहीं आया, इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश अच्छे से आती नहीं थी, और वो मैडम थाई इंग्लिश में बोल रही थी। तो मैं जैसे बात हुई, फिर अंदर गए,
फिर अंदर जाने के बाद मैंने प्रमोद सर से पूछा, मैं क्या मैडम बोल क्या रही, क्या कहानी क्या है? बोले क्या है, 24 की एज में, 24 साल की उम्र थी मेरी उसमें, बोले 24 साल की एज में विदेश में लोग नौकरी ढूंढने आते हैं, तेरे वीजा फॉर्म में तुम्हें लिखा था हॉलीडेज के लिए आया है। वो यही कंफ्यूज थी कि हॉलीडे करने के लिए आया है, नौकरी ढूंढने के लिए आया है। कहीं ऐसे बोले हॉलीडे वीजा पे साला घूमने के यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया है। वो इसलिए बार बार वेरीफाई करके फिर देखा कि पीछे गए हैं कि ग्रुप में आया, पक्का नेटवर्किंग वाले होंगे, तो नेटवर्किंग वाले हर 6 महीने में घूमने आते। कॉलेज लाइफ में प्यार का पंचनामा देखा था, तो पटाया बीच की एक फोटो होती थी, हमने भी पटाया बीच के सामने फोटो खिंचवाई, और तब से लेकर आज तक मैं 7 टाइम्स में फॉरेन रिटर्न हूँ। लास्ट टाइम पे स्किप हो गया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी आने वाली थी उस जमाने, इसलिए पिछले साल जाने का मौका नहीं मिला। आज यहाँ पे सेमिनार, इसलिए दुबई भी गए, दुबई भी गए होते हैं। लेकिन ये है कि 7 टाइम्स फॉरेन रिटर्न है, जिसमें दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी हैं, और 2-4 बार नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बार फ्लाइट में बैठा हूँ, जिसमें 40 सुपर इंटरनेशनल फ्लाइट है। इसी बिजनेस से और जो इनकम मेरे फादर ने सरकारी नौकरी में रह करके 35 साल में नहीं कमाई, वो इस व्यापार में मैंने पिछले 8 साल में कमाई। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मैंने इस व्यापार की जिस लॉकडाउन के टाइम में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, मैं अपनी इंजीनियरिंग के दोस्तों को देख रहा था जो अच्छी नौकरियों में थे, वो टेंशन में थे। उस टाइम में घर में रह करके जूम मीटिंग ले रहा था, और उस फाइनेंशियल ईयर में भी लॉकडाउन के दौरान 2020 से 2021, 2021 से 2022 के बीच में मैंने लगभग 60 लाख रुपए कमाए। 38 लाख रुपए से ज्यादा मैंने एक ही फाइनेंशियल ईयर में लॉकडाउन के दौरान भी कमाया। दिस इज द सिक्योरिटी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन आए, कोविड की लहर आ जाए, अभी सुना कोविड के केस फिर से बढ़ रहे, भगवान ना करे कि ना भाई बढ़े, लेकिन हमको फिर भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है बढ़ रहा है, तो MIL 45 काम आएगा, सेल बढ़ जाएगा। देखिए हरियम दवा तो अभी तक नहीं आई है, वैक्सीन बस है, तो लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर लो, और MIL 45 से बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। ये सब कुछ मिला क्योंकि मैंने विश्वास किया, विश्वास की वजह से ये करियर मिला। तो विश्वास करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। यस सर। आप टाल नहीं सकते, हमारी ज्यादातर आदत होती है देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब तक आप ये कल परसों नरसों पे टालते बैठोगे ना, तब तक कुछ ना कर पाओगे। कोई बोलता है कि कल नहीं आता, मैं कहता हूँ कल रोज आता है, आज जो चला गया वो नहीं आता। इसीलिए किसी भी हाल में डिसीजन लेकर के जाइए। लास्ट 10 मिनट है हम साथ में, चाह रहे हो और 10 मिनट पूरा सेशन को इस चीज में मैं समेटने की कोशिश करूंगा। एक बार 2 दोस्त फॉरेन घूमने के लिए गए, विदेश में घूमने के लिए गए। विदेश घूमने के लिए गए, बड़ी जोरों की उन्हें भूख लगी थी। हेलो, बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी, इंडियन रेस्टोरेंट उन्हें मिला नहीं। लेकिन क्या कर ले, पेट की भूख बड़ी गजब की चीज होती है। इंसान ने कुछ भी करवा देती है, चोरी चकारी करवा देती है, मर्डर करवा देती है, दुनिया के उल्टे काम करवा देती है। यस सर। ये भूख बड़ी गजब की चीज होती है। भूख बहुत जोरों की लगाई, उन्होंने देखा कि अब इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, तो चलो जो मिल रहा है वही खा ले। एक इटालियन रेस्टोरेंट में घुस गए, वहां जाकर के अंदर जाकर उन्होंने पूछा, सर कुछ मिलेगा खाने के लिए? बोले हाँ जी बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन डिश लेकर आते हैं। बोले कौन सी डिश लेकर के आए? बोले फ्रॉग डिश लेकर के आते। हेलो, फ्रॉग डिश? मन में क्या मेंढक खिलाएंगे? जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा था। यस सर। मेंढक खाना पड़ेगा, लेकिन भूख लगी हुई, चूहा अंदर कूद रहे थे, यस सर। नमा चौकड़ी मचा रहे थे, मरते क्या ना करते। बोले ठीक है लेके आओ, लेके आए। उन्होंने जैसे तैसे कट किया उसको, जैसे ही एक पीस मुंह में डाला, मजा आ गया, फटाफट खत्म कर दिया। फिर एक और प्लेट, फिर अगली प्लेट, फिर अगली प्लेट, फिर अगली प्लेट, ऐसा करते करते उन्होंने 8-10 प्लेट मेंढक बुलवाए। फ्रॉग डिश, इटालियन डिश, सी फूड चलता है ज्यादातर वहाँ। उन्होंने बुलाया, खाया उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार मजा आ गया, क्या बढ़िया डिश बनी। लेकिन ये डिश बनी कैसे थी? जब खा लिया पेट भर गया, तो पेट भरने के बाद उन्होंने पूछा कि डिश बनाई कैसे आप? तो उन्होंने बोला इंसान जैसे बनाई। बोले इंसान जैसे, ये कौन सी अजीब सी बात है, इंसान जैसे बनाई मतलब? बोले देखिए मैं वेटर हूँ, मेरे को जरा आइडिया नहीं, आप शेफ से मिल लो, शेफ आपको बता देगा। शेफ के पास गए, शेफ से मिले, उसे बोला बहुत बढ़िया डिश बनाई थी आपने, मजा आ गया, हमने लाइफ में ऐसी डिश नहीं खाई। तो शेफ बोलता है कि भाई मैंने भी बिल्कुल इंसान जैसे बनाई,
बोले इंसान जैसे ये मतलब वो वेटर भी बोल रहा था इंसान जैसे, आप भी बोल रहे हैं इंसान जैसे, ये इंसान जैसा मतलब क्या है? बोले आप एक काम करो, रेसिपी बताओ मैं कैसे बनाया। मतलब मेंढक एक ऐसा जीव है, आपने अगर पढ़ा 6वीं 8वीं की साइंस है कि मेंढक अपने टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही वही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑटोमेटिकली मेंढक का टेम्परेचर बढ़ता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो मेंढक का टेम्परेचर कम होता है। इसलिए आपने देखा वो बरसात में ही बाहर आता है, या यूं भी कहा जाता है कि अगर मेंढक बाहर आ तो बारिश होने वाली है। सही बात है, सुना होगा आपने, साइंस है इसमें, कोई ऐसे वो पुरानी कहावतें नहीं है, साइंस है। तो उन्होंने बोला कि यार मेंढक क्या होता है कि जब उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी का मौसम होता है, तो हम क्या करते हैं, पानी का पतीला लेकर के, पानी मतलब पतीले में पानी भर करके रख देते हैं। मेंढक पानी तलाश में होता है, वो आता है, वो कूद के बैठ जाता है, कूद के घूमने लग जाता है, तैरने लग जाता है, और तैरते तैरते अंदर ही अंदर उसके मन में महसूस होता है इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर उसके बाद हम उस पतीले को उठाते हैं, पतीले को उठा के गैस में रख देते हैं, क्योंकि वो एकदम गर्म टेम्परेचर से आया था और पानी ठंडा होता है। तो शुरू में तो उसको मजा आता है, लेकिन बाद में उसको महसूस होता है कि पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो तुरंत वो उठा करके फिर उसे गैस के ऊपर रख देते हैं। जैसे ही गैस के ऊपर रखते हैं और हल्की हल्की आंच देना शुरू करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ता है तो मेंढक बोलता है और जोरों से तैरना शुरू करता है, इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर हम टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, फिर हम टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे थोड़े समय के बाद मेंढक उबलने लग जाता है। जैसे ही मेंढक उबलने लग जाता है तो उसे महसूस होता है कि मजा नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। पर वो कूदेगा कैसे? टांगे गल चुकी थी, मेंढक पक चुका था, डिश सज चुकी थी, और आपने खा के बोला मजा आ गया, मजा आ गया। हेलो, बोले यहां तक तो ठीक है, कहानी तो समझ में आ गई कि मेंढक कैसे पका, लेकिन तुमने वो जो बोला था कि इंसान को जैसे पकाया, वो इंसान के जैसा क्या था, वो समझ नहीं आया हमें। बोले बिल्कुल इंसान जैसा है। 5वीं 6वीं निकलते हैं, जब सही मायने में करियर की दौड़ में भागना चाहिए, तब आस्की का भूत चढ़ जाता है। उनको आके कोई कुछ समझा ले, अरे हम छोड़ो, एमआईएल वाले छोड़ो, नेटवर्कर छोड़ो, टीचर छोड़ो, बाप भी आके समझाए तो बाप भी दुश्मन लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज चलता है, अभी नई नई आशिकी चढ़ी, मेरा वाला मेरी वाली, सोना जानू बाबू अदरक मिर्चा लहसुन, इसी में मजा आ रहा है, वो कुछ और नहीं करना चाहता। कईयों का तो सुनो ये बुखार जो है ना 5वीं 6वीं में चढ़ता है, और मैंने देखा 28-30 तक नहीं उतरे। जब तक इनका वाला है, इनकी वाली इनको धोखा नहीं दे देता तब तक नहीं। यानी बोला भाई तुमसे अच्छा सब्स्टिट्यूट मिला और उन्होंने तुमको छोड़ा। यस सर, ये बताए है ना? कोई सबूत है? तो कहानी सिंपल सी हुई। बोले उसके बाद 5वीं 8वीं में ऐसे निकाल देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा लगा कि चलो मैट्रिक कंप्लीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट लेंगे, आप कुछ करेंगे, फिर मिल गए एमआईएल वाले, हरिओम पहुंच गया फिर से। बोले तुम तो 4 साल पहले भी आए थे। बोले हाँ 4 साल बाद भी मैं हूँ। बोले अभी भी वही। बोले चलो ठीक है, वहाँ तक सब सही है, लेकिन अब 10वीं 11वीं 12वीं में क्या थोड़ा सा एज बड़ी हो जाती है, 14-15 साल 16 साल की उम्र में, ठीक है, स्वीट 16 की एज होती है, उस समय दोस्ती यारी पन पाती है लोगों की, इनको गुंडाइसी में बड़ा मजा आता है, रैली निकालने में बड़ा मजा आता है, हम भी खूब चिल्लाए, ठीक है, अब तो हर चीज चिल्लाए भाई, तुम बोलो, अपन ना भाजपा वाले ना अपन कांग्रेस वाले, अपन सब पार्टी वाले, पैसा देना चाहिए, गाड़ी में तेल फुल कर देते थे, एक से गमछा दे देते थे, टेंशन खत्म, महीने भर का टेंशन खत्म हो जाता था, 500 नापों मिल भी जाते थे, अपन सब ले ली जाते, उसका चस्का चढ़ता है, इनको पार्लर का चस्का चढ़ता है, सैलरियों का चस्का चढ़ता है, और किस्मत से आजकल घर वाले स्मार्टफोन भी दिलवा देते हैं, है कि अब स्मार्टफोन का चस्का चढ़ जाता है, वो स्मार्टफोन चला रहे हैं पूरे टाइम, अब उसके बाद उनको कुछ भी समझाओ, इनका पूरे टाइम स्मार्टफोन चल रहा होता है, बोले इसी में मजा आ रहा है। अब यहाँ कॉलेज में पहुंच गए, फिर 2 साल बाद फिर मिल गई सोनू, फिर वही एमआईएल का प्लान, बोले आप कर लो, इसी में मजा आ रहा है। ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, कॉम्पिटिशन की तैयारी हो गई, अब चुनाव का टाइम खत्म हो गया था, तो नौकरी निकली नहीं। चुनाव के टाइम आती है नौकरियां, पिछली बार पटवारी भर्ती आई थी, जब पिछली बार नौकरी आई थी विधानसभा की, जब चुनाव थे, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए पटवारी भर्ती निकली है, फिर अभी खत्म हो जाएंगे, फिर भर्ती होगी कि नहीं होगी उसकी भी गारंटी नहीं, पिछले बार वाले कई सारे विचार बैठे हैं। तो अभी आलम ये है कि भैया भूखे पेट तो रह नहीं सकते, तो कुछ छोटा मोटा काम पकड़ लिया, लड़कियों ने रिसेप्शन का काम पकड़ लिया, लड़कों ने हमारे शिक्षक का काम पकड़ लिया, चल रहा है जैसे तैसे, चल रही जिंदगी। घर वालों ने बोला यार उम्र हो रही है, इसकी शादी कर,
हाथ पीले कर दिए। शादी हो गई, शादी होने के बाद अब शादी हुई, शादी होने के बाद बेटा हुआ, बच्चा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो टैलेंटेड निकल गया, सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर ली उसने, घर आया माँ बाप के पास, मेरी नौकरी लग गई। माँ बाप बड़े खुश हुए, चलो हमसे नहीं हुआ हमारे बेटे से, ठीक है बेटा ये 200 पकड़ जा, मिठाई लेके आ। बोले नहीं 200 बाद में देना, उधर 10 पेटी देना है निकाल लिए लेकिन देना भी पड़ेगा। तो बोले बेटा वो तो है नहीं। फिर जाते हैं किसी लाला के पास, किसी लाली के पास, किसी बैंक के पास कर्जा मांगने, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, दुनिया भर का लोन लेते हैं, लाके वहाँ देते हैं, पता चलता है फ्रॉड निकल जाता है, नौकरी भी नहीं लगती, आधी जिंदगी फिर उसकी किस्त भरने में जा रही है। उनको लग रहा था कि हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा किसी और ने उठा लिया होगा। जब उन्हें समझ में आता है कि हमें कुछ करना चाहिए, उम्र निकल चुकी थी, टांगे गल चुकी थी, उधार हो चुका था और पूरी जिंदगी फिर उधार में गई, पूरी जिंदगी किस्तें चुकाते गई। इसलिए बोलते हैं कि आज शुरू कर दो, नहीं तो इसी में मजा आता रहेगा। तो आप कैसी जिंदगी चाहते हो? इसी में मजा चाहिए? इंतजार करना है? कल का देखना है? बाद में कर लेंगे? देखेंगे? सोचेंगे? बताएंगे या शुरू करेंगे? क्या चाहते हो कामयाबी हासिल करना? क्या चाहते हो विदेश जाना? क्या चाहते हो कारों से घूमना? क्या चाहते हो बंगले बनाना? क्या चाहते हो अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराना? क्या चाहते हो स्टेज में आना? क्या चाहते हो कि आपके नाम के फ्लैग छपे? क्या चाहते हो कि लोग आपको सुने? क्या चाहते हो कि इंस्टा और फेसबुक में आपके भी फॉलोअर्स हो? तो रोका किसने? रोका किसने है? किसी ने नहीं रोका दोस्त। आपको सिर्फ एक ही शख्स है जो रोक सकता है, वो जो इस समय आपकी सीट पे बैठा हुआ है। अपने आप को रोकना बंद करो, शुरुआत करने की आदत डालो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। आज आप जिस अभिनीत को सुन रहे हो, जिसके बारे में आपको लगता है, आप इस अभिनीत के लिए पैसे नहीं खर्च किए हो, आपने उस अभिनीत के लिए पैसा खर्च किया जिसने 13 साल पहले इसकी डिसीजन लिया। आपने उस अभिनीत के लिए पैसा खर्च किया जिसने 13 साल पहले विश्वास किया था। तो क्या विश्वास करने को तैयार हो? क्योंकि जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है, इस व्यापार को चलाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। और यह बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। और बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो विश्वास करने को तैयार? बदलने को तैयार? कामयाबी के लिए तैयार? तो खड़े होकर मेरे साथ इस सेशन का वाइंड अप करेंगे।